हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रतिभा खोज परीक्षा में कक्षा 9 का पेपर। ठीक है, तो आपके पास पेपर हो तो अपना पेपर लेके बैठ जाइए। ठीक है, मैं एक एक क्वेश्चन को बारी बारी से एक्सप्लेन करता रहूँगा। ठीक है, तो और जिसमें सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ेगी मैं उसको सॉल्व भी करूँगा। तो पहला क्वेश्चन है, एक क्लास 9 का पेपर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें कृतज्ञ का विलोम है। तो कृतज्ञ का विलोम होगा कृतज्ञ। देखिए, इसमें बहुत से लोग गलत किए हैं, ऑप्शन नंबर ए लगाए हैं अकृतज्ञ। हर शब्द का विलोम अ लगा के नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का सही आंसर है सी, कृतज्ञ। सदन का पर्यायवाची है, तो सदन का पर्यायवाची होगा ए, ऑप्शन नंबर ए, घर। तो दूसरे क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। तीसरा क्वेश्चन है, कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ है। तो तीसरे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है, ईर्ष्या से जल उठना। तो तीसरे का ऑप्शन नंबर बी सही है। तद्भव शब्द है, आधा, कूप, विद्या, व्योम। तो चौथे क्वेश्चन का सही आंसर है ए, आधा। पांचवा क्वेश्चन है, माँ शब्द का तत्सम है, माता, मातृका, मातृ, अम्मा। तो इसका सही उत्तर है पांचवें क्वेश्चन का सी, मातृ। छठवां क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो छठे में ऑप्शन नंबर बी, ऋषि सही है, बाकी सब क्या है, गलत लिखे गए हैं, उनकी वर्तनी शुद्ध नहीं है। सातवां क्वेश्चन है, हे खगकुल हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता सीता मृगनयनी में कौन सा रस है। तो देखिए, इस सातवें क्वेश्चन में सही आंसर है सी ऑप्शन, वियोग श्रृंगार। निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि है। तो आठवें क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, देवेंद्र। ठीक है, नौवां क्वेश्चन है, कपि धन ईस का सही संधि संयोजन है। तो नौवें क्वेश्चन का सही आंसर है बी, कपीस। निम्न में से संज्ञा शब्द है। तो इस 10वें क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, गंगा। माई एल्डर ब्रदर लिव्स इन दिल्ली, व्हाट इज द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस। तो प्रेडिकेट क्या होता है, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को छोड़ करके जो भी भाव होता है क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। तो 11वें का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, लिव्स इन दिल्ली। 12, फिजिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, विच वर्ड इज नाउन इन द सेंटेंस। तो देखिए, यहाँ सब्जेक्ट का नाम आया है फिजिक्स, तो फिजिक्स क्या हो जाएगा, नाउन। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 12वें का डी। बाकी देखिए, फिजिक्स डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है, इसको अच्छे से पढ़ा जाए, अच्छे टीचर से पढ़ा जाए तो बहुत आसान सब्जेक्ट है। 13वां क्वेश्चन है, मदर ब्लैंक स्पेस कुकिंग फूड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का बी, इज, मदर इज कुकिंग फूड। 14वां क्वेश्चन है, सी हैज़ ब्लैक इंक, व्हाट इज नेगेटिव ऑफ द सेंटेंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14वें क्वेश्चन का ए, सी हैज़ नो ब्लैक इंक। ठीक है, 14वें का ए ऑप्शन सही है। 15 क्वेश्चन है, द बुक वाज रिटेन ब्लैंक स्पेस हिम। तो 15वें का सही आंसर है बाई, सी वाला ऑप्शन। तो द बुक वाज रिटेन बाई हिम। 16वां क्वेश्चन है, इज ही ब्लैंक स्पेस क्रिकेट। तो 16वें का ऑप्शन नंबर डी, प्लेइंग सही है, इज ही प्लेइंग क्रिकेट। 17वां क्वेश्चन है, व्हाट इज सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब टेक। तो 17वें का सही आंसर क्या है, ए, टुक। 18वां क्वेश्चन है, ही इज ब्लैंक स्पेस ऑनेस्ट मैन। तो यहाँ पे क्या लगेगा, एन लगेगा। क्यों, क्योंकि ऑनेस्ट भले ही एच से शुरू हो रहा हो, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, ऑनेस्ट। ठीक है, तो इस वजह से ऐसे इसका प्रोनाउंसिएशन से क्लियर है कि इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसे हो रहा है कि जैसे कॉन्सोनेंट हो। ठीक है, तो इसके लिए 18वें का ऑप्शन नंबर क्या है, ए सही है। ठीक है, देखिए, एच से नहीं देखना हमको, इसके प्रोनाउंसिएशन से देखना है। तो इसके लिए सही आंसर क्या हो जाएगा, एन लगेगा। तो 18वें का सही उत्तर क्या है, एन, ए वाला ऑप्शन। 19वां क्वेश्चन है, ब्रह्मोस इज क्रूज मिसाइल। तो यहाँ पे देखिए फास्टेस्ट हो जाएगा, तो 19वें का सी सही है, ब्रह्मोस इज फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल। व्हाट इज सिनोनिम ऑफ अमेजिंग। तो अमेजिंग का सिनोनिम होगा इनक्रेडिबल। ठीक है, तो 20वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, डी, इनक्रेडिबल। आगे देखते हैं, 21वां क्वेश्चन है, पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, तो मैं इसमें एक एक ऑप्शन एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, साइंस वाले में जहां तक कोशिश करूंगा मैं ज़्यादातर क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। ठीक है, तो देखिए, अपरिवर्तनीय। ठीक है, तो पदार्थ की अवस्थाएं अपरिवर्तनीय होती ही नहीं है। ठीक है,
आप देखे होंगे बर्फ़ को अपने सामने पिघलते देखे होंगे, आइसक्रीम को पिघलते हुए देखे होंगे, ठीक है। तो पदार्थ की अवस्थाएं क्या हैं, परिवर्तनीय तो हैं ही, ठीक है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है अपरिवर्तनीय, ये तो नहीं होने वाला। अंतः परिवर्तनीय, पदार्थ की अवस्थाएं क्या अंतः परिवर्तनीय हैं, ठीक है। आप लोग अपने आसपास में ही देखे होंगे पदार्थ की अवस्थाएं बदलते हुए, बर्फ़ को या फिर आइसक्रीम को पिघलते हुए देखा होगा, पानी को वाष्प बनते हुए देखा है, ठीक है। तो यहाँ पे और फिर देखिए ठंड के मौसम में क्या होता है, जलवाष्प जल की बूंद में बदल जाता है, संघनन होता है। तो द्रव्य की या फिर पदार्थ की अवस्थाएं क्या अंतः परिवर्तनीय है, मतलब एक दूसरे में बदली जा सकती हैं, ठीक है। अनिश्चित, देखिए द्रव्य या पदार्थ की अवस्थाएं क्या है, निश्चित हैं। अगर हम सामान्य ताप या दाब की बात करें तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। और बहुत अधिक तापमान की बात करें या फिर बहुत कम तापमान की बात करें तो 2 अवस्थाएं और जुड़ जाती हैं। प्लाज्मा एक अवस्था है जो बहुत अधिक तापमान पे परिलक्षित होती है, और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट एक अवस्था है जो बहुत कम तापमान पे परिलक्षित होती है। तो सूर्य जो हुआ है वो तापमान उसका बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे कौन सा स्टेट है, प्लाज्मा स्टेट है, ठीक है। तो इसमें से डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं, तो ये वाला ऑप्शन तो होने वाला नहीं है। तो 21वें क्वेश्चन का बी, ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है, ठीक है। 22वां क्वेश्चन कह रहा है तरल में प्रवाह का अद्वितीय गुण होता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए तरल एक पदार्थ की अवस्था डिफाइन की जाती है, मतलब मूलतः अवस्था नहीं है ये, तरल डिफाइन होता है फ्लोएबिलिटी। फ्लोएबिलिटी का मतलब प्रवाह, बहने के गुण के कारण पदार्थ को, जिन पदार्थों में बहने का गुण होता है उनको हम तरल कहते हैं, ठीक है। तो अगर अवस्था की बात करें तो 3 अवस्थाओं में से 2 अवस्थाएं हैं जो तरल के जैसा व्यवहार करती हैं, द्रव और गैस। देखिए द्रव जो होता है वो भी, उसमें भी बहने का गुण होता है, जैसे पानी है। आप नदियों में या फिर नहर में पानी बहते हुए देखे ही हैं, और गिलास में भी पानी रखिए और गिलास को टेढ़ा करिए तो पानी बहता है एक जगह से दूसरी तरफ, इसी वजह से द्रव का आकार चेंज होता है। धुआं को भी आपने देखा होगा, उसमें बहने का गुण है, वो नीचे से ऊपर की तरफ उठता है या फिर हवा के साथ भी बहता है। तो द्रव में और गैस में बहने का गुण होता है। तो इस हिसाब से 22वें का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गैस तथा द्रव तरल के समान व्यवहार करते हैं। तरल वे पदार्थ हैं जिनमें बहने का गुण होता है, प्रवाह का गुण होता है, ठीक है। तो गैस और द्रव को संयुक्त रूप से हम क्या कहते हैं, तरल कहते हैं। अगला क्वेश्चन, भौतिक अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। अब देखिए अपने अवस्था परिवर्तित होते हुए देखा होगा अपने सामने, बर्फ़ है, बर्फ़ क्या होता है, पिघलता है। तो बर्फ़ कैसे पिघलता है, बर्फ़ वातावरण में जो वायु है उससे उष्मा लेकर के बर्फ़ पिघलता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर बर्फ़ को हम एक सिस्टम माने, निकाय माने, तो क्या हो रहा है, बर्फ़ बाहर से उष्मा ले रहा है, ठीक है। और वैसे ही अगर मैं फ्रिज में पानी रख दूँ और फिर उसको ठंडा करूँ तो होगा क्या, जो पानी उसमें रखा हुआ है उससे उष्मा हम फ्रिज के ज़रिए क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अगर फ्रिज में रखे हुए पानी को मैं निकाय मान लूँ, सिस्टम मान लूँ, तो उससे क्या है, हम लोग उष्मा बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो उष्मा बाहर निकाल रहे हैं। अच्छा इसको मैं थोड़ा फिगर बना के एक्सप्लेन कर दूँ, ठीक है। तो अगर हम इसको क्या करें, उष्मा दें, ठीक है, ये सिस्टम है, तो तब भी अवस्था परिवर्तित हो सकता है। और जैसे फ्रिज में रख के क्या कर रहे हैं, हम उष्मा इसे निकाल ले रहे हैं। तो जब पानी को और ज़्यादा जैसे जैसे ठंडा करते जाएंगे वो क्या हो जाएगा, बर्फ़ में बदल जाएगा। यानी अगर हम किसी सिस्टम में ऊर्जा दें या फिर उष्मा दें, ठीक है, तो क्योंकि उष्मा और ऊर्जा क्या है, एक ही रूप में है, दोनों ऊर्जा का रूप है, ठीक है। तो सिस्टम में अगर हम एनर्जी या फिर ऊर्जा देंगे तब भी अवस्था परिवर्तित हो सकता है, और सिस्टम से ऊर्जा निकाल लेंगे, ठीक है, तब भी क्या हो जाएगा, अवस्था परिवर्तित हो सकता है। तो 23वें क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है, 23वें क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है, जब तंत्र को ऊर्जा दी जाती है या फिर ली जाती है। यानी किसी भी निकाय को, तंत्र को या फिर सिस्टम को जब हम ऊर्जा देंगे या फिर उससे ऊर्जा निकाल लेंगे तो उसकी अवस्था में परिवर्तन हम कर सकते हैं, ठीक है। देखिए जब मैं 9th का पढ़ाता हूँ या फिर 11th का पढ़ाता हूँ तो मैं ये चीज़ बताता हूँ, सिस्टम क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं। नहीं तो बहुत से लोग इस बात में ही कंफ्यूज हो गए होंगे कि तंत्र का मतलब, निकाय का मतलब या फिर सिस्टम का मतलब है क्या। 24वां क्वेश्चन है हमारे पास, एक न्यूमेरिकल है। तो कह रहा है कि निम्न में से कौन 90 ग्राम जल को प्रदर्शित नहीं करता है। तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन मोल है, मोल के बारे में है। तो
देखिए किसी भी पदार्थ के मोलों की संख्या n बराबर क्या होता है, पदार्थ का द्रव्यमान बटे पदार्थ का अणुभार। ठीक है, तो पदार्थ का द्रव्यमान कितना दे रखा है 90। अब यहाँ पे पदार्थ कौन सा है, पानी है। पानी का फार्मूला क्या है, H2O है। ठीक है, तो इसका अणुभार निकालना है तो हाइड्रोजन का परमाणु भार क्या होता है, 1 होता है, और तो 2 परमाणु है तो 2 गुणे 1 हो गया, और ऑक्सीजन का अणुभार क्या होता है 16। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 18। देखिए अणु जो होता है परमाणुओं से मिलके बनता है, तो परमाणुओं से मिलके बनता है अणु, तो अणु का द्रव्यमान या फिर भार कितना होगा, जो उसमें परमाणु शामिल हैं उन्हीं का योग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के परमाणुओं का भार जोड़ लिए और ऑक्सीजन के परमाणुओं का भार जोड़ लिए। ठीक, यहाँ पे 18 आ गया। तो यानी पानी का या फिर जल का अणुभार कितना होता है 18 होता है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो यानी 90 ग्राम पानी कितने के बराबर है, 5 मोल के बराबर है। ठीक है, उसके बाद कह रहा, अच्छा हाँ, इस प्रश्न को आप बिना सॉल्व किए भी कर सकते थे। ठीक है, क्योंकि देखिए मैं सॉल्व करूंगा इसको, लेकिन पहले मैं बता दूं कैसे। देखिए कह रहा है बी वाला ऑप्शन 3.011 गुणे 10 पे 24 जल के परमाणु। अब देखिए जल का परमाणु नहीं होता, जल क्या है, यौगिक है, और यौगिक के क्या होते हैं, अणु होते हैं। ठीक है, तो इसका बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, तो जल के क्योंकि परमाणु नहीं है, अणु होते हैं। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि 3.011 गुणे 10 पे 24 जल के अणु। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो 90 ग्राम जल है वो 5 मोल है। अब 1 मोल बराबर क्या होता है, 1 मोल बराबर होता है 6.02 गुणे 10 पे घात 23। ठीक है, तो अगर 1 मोल इतने को दर्शा रहा है, ठीक है, तो 5 मोल क्या दर्शाएगा। ठीक है, 5 मोल कितना दर्शाएगा, तो अगर 5 मोल जल का मतलब क्या हो गया, तो 6.02 गुणे 10 पे 23 गुणे 5, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 3.011 गुणे 10 पे 24 अणु। ठीक है, किसके अणु, जल के अणु। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी तो सही है कि ये इतना मतलब 90 ग्राम जल में कितने जल के अणु हो जाएंगे, 3.011 गुणे 10 पे 24 अणु। और उसके बाद देखिए ये ग्राम को किस में बदल लिया है, किलोग्राम में। तो 90 ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो 0.09 किलोग्राम आ जाएगा ये। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके भी कर सकते थे, और थोड़ा सा अगर सही से दिमाग लगाए होते तो ऐसे ही हो जाता बिना सॉल्व किए, क्योंकि जल के परमाणु नहीं होंगे, जल का क्या होंगे, अणु होंगे। ठीक है, क्योंकि जल एक यौगिक है और यौगिकों के क्या होते हैं, अणु होते हैं। ठीक, तो 24 का ऑप्शन नंबर क्या है, बी सही है। कौन सा, 90 ग्राम जल को प्रदर्शित नहीं करता, तो ऑप्शन नंबर बी 3.011 गुणे 10 पे घात 24 जल के परमाणु। अब देखिए ये मोल जो कॉन्सेप्ट है कई जगह पढ़ाया भी नहीं जाता, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में मोल का कहीं जिक्र नहीं किया। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे, बुक में नहीं लेकिन एक्सरसाइज की क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें, एक्सरसाइज में 1-2 क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट पे दे रखा है। ठीक है, तो अगर एनसीईआरटी नहीं चाहता कि मोल बच्चे जाने तो ऐसा क्वेश्चन देता ही नहीं। उसने एक्सरसाइज में क्वेश्चन अगर दिया है तो इसका मतलब वो चाहता है कि बच्चे मोल के बारे में जानें। ठीक है, 25वां क्वेश्चन है, शुद्ध पदार्थ के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ऑप्शन ए कह रहा शुद्ध पदार्थ केवल एक प्रकार के कणों से मिलकर के बने होते हैं, ये तो सत्य कथन है। ठीक है, बी वाला ऑप्शन कह रहा तत्व और यौगिक शुद्ध पदार्थ होते हैं, ये भी सही कथन है। सी शुद्ध पदार्थों का संगठन सर्वत्र एक समान होता है, ये भी सही है। ये तीनों क्या है, ए बी और सी शुद्ध पदार्थ की क्या है, विशेषताएं हैं। डी वाला ऑप्शन कह रहा शुद्ध पदार्थ यौगिक अथवा मिश्रण हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यौगिक तो शुद्ध पदार्थ होते हैं, क्लियर बात है, लेकिन मिश्रण शुद्ध पदार्थ नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। क्या कह रहा है, इसमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो 25वें क्वेश्चन में डी वाला ऑप्शन सत्य नहीं है। तो 25वें क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी। 26वां है, निम्न में से कौन समांगी प्रकृति का नहीं है। ठीक है, तो इसमें से देखिए बी वाला ऑप्शन लकड़ी क्या है, समांगी प्रकृति का नहीं है। बाकी देखिए जल है वो भी समांगी यौगिक है, शरबत भी क्या है, समांगी विलयन है। ठीक है, वायु भी क्या है, समांगी मिश्रण ही है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है दो द्रवों के क्वथनांकों का अंतर 25 केल्विन से कम है, दोनों द्रवों को पृथक करने के लिए कौन सी विधि प्रभावकारी है। देखिए, जब दो द्रव एक दूसरे में मिले हुए होते हैं तो उनको अलग करने के लिए हम आसवन विधि का प्रयोग करते हैं, लेकिन कौन से आसवन विधि का प्रयोग करेंगे ये डिपेंड करता है कि द्रवों का क्वथनांक कितना है। यदि द्रवों के क्वथनांकों का अंतर क्या है, ज़्यादा है, तब तो हम साधारण रूप से आसवन विधि का प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन यदि उनके क्वथनांकों का अंतर क्या है, बहुत कम है, 25 केल्विन से कम है, ठीक है, यानी बहुत कम जब हो जाएगा तब प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो 27वें का सी ऑप्शन प्रभाजी आसवन सही है। 28वां क्वेश्चन कह रहा 440 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो इसमें चारों ऑप्शन में मोल दिया है, यानी 440 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड कितने मोल को प्रदर्शित कर रहा है वो निकालेंगे हम। ठीक है, तो 28वें क्वेश्चन को देखिए, तो 28वां क्वेश्चन में 440 ग्राम क्या है, CO2 है, तो मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, पदार्थ का द्रव्यमान तो यानी 440 हो जाएगा, बटे अनुभार कार्बन डाइऑक्साइड का अनुभार, तो कार्बन का परमाणु भार 12 और 2 गुणे ऑक्सीजन का परमाणु भार, तो 12 + 32 ये कितना हो जाएगा, 44। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का अणुभार कितना है, 44 है, तो n बराबर कितना आ जाएगा, 10 मोल। ठीक है, तो अब देखिए मोल कॉन्सेप्ट बहुत ही नेसेसरी जानना बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट अगर आप आगे चल के नीट की तैयारी करते हैं तब भी बहुत ज़रूरी है केमिस्ट्री में, और अगर आप जेईई मेंस या एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तब भी क्या है, बहुत ज़रूरी है, या फिर किसी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम हो उसमें भी इस पर क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो मोल कॉन्सेप्ट पढ़ना समझना बहुत ज़रूरी है, और इस चीज़ को ज़्यादातर लोग छोड़ देते हैं क्योंकि बुक में नहीं दिया है, लेकिन बुक में एनसीईआरटी की बुक में खोलेंगे आप तो उसमें एक्सरसाइज में क्वेश्चन दे रखे हैं मोल कॉन्सेप्ट के। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन दे रखे हैं, भले बुक में वो टॉपिक नहीं दिया, तो उसको पढ़ाना ज़रूरी है, और आप लोग पढ़िए, जहाँ भी पढ़ रहे हों टीचर से कह के पढ़िए कि सर हमको पढ़ाइए मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 29, एक तत्व के आयन पर तीन धनावेश है, परमाणु की द्रव्यमान संख्या 27 और न्यूट्रॉनों की संख्या 14 है, आयन में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। ठीक है, तो देखिए आयन कब बनता है, जब किसी उदासीन परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल जाए या फिर इलेक्ट्रॉन जुड़ जाए। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तब परमाणु पे क्या आ जाता है, धनावेश हो जाता है, तो धनावेशित आयन बनता है, और जब परमाणु से इलेक्ट्रॉन जुड़ जाते हैं तो परमाणु पे ऋणावेश आ जाता है और ऋणावेशित आयन बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 यूनिट धनावेश है, यानी कि परमाणु से 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं। ठीक है, तभी तो 3 यूनिट का क्या आ गया, धनावेश आ गया है। अब यहाँ पे 29वें क्वेश्चन में देखिए इसकी द्रव्यमान संख्या दे रखा है 27 और न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी दे रखा है, 14। ठीक है, तो ए बराबर क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, तो मान रख देते हैं, और यहाँ पे 14, तो प्रोटॉनों की संख्या क्या आ गया, 13। प्रोटॉनों की संख्या क्या है, 13। तो एक उदासीन परमाणु में क्या होता है, उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। तो अगर यह परमाणु उदासीन रहा होता, ये जो आयन है इलेक्ट्रॉन निकलने से पहले की जो अवस्था होती, तो उसमें 13 प्रोटॉन होते, साथ में 13 इलेक्ट्रॉन भी होते। चूँकि अब ये धनायन बन चुका है जिसपे 3 यूनिट धनावेश है, इसका मतलब क्या दर्शा रहा है कि उससे 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं। तो यानी अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है हमको, तो क्या है, जितने प्रोटॉन है उसमें से 3 निकालते हैं तो 10, यानी आयन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 10 इलेक्ट्रॉन हैं। तो 29 का ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। 30वां क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन कह रहा है प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग परमाणु क्रमांक कहलाता है। ठीक है, तो देखिए परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या जो होती है उसको कहते हैं। ठीक है, तो पहला जो ऑप्शन है वो तो सही नहीं हो सकता। संभारिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, नहीं ये गलत बात है। संभारिकों में जो भी जितने संभारिक हैं, एक ग्रुप के जो संभारिक होंगे उनमें प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या योग बराबर होती है, मतलब उनका द्रव्यमान संख्या क्या होता है, बराबर होता है। और द्रव्यमान संख्या क्या होता है, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग होता है। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन भी नहीं सही है। सी वाला कह रहा है एक तत्व के समस्थानिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। अब देखिए समस्थानिक जो होते हैं एक ही तत्व के अलग अलग समस्थानिक हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार के परमाणु हो सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन उनमें एक खासियत ये होती है कि सब में प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। अगर प्रोटॉनों की संख्या बराबर है तो उनका परमाणु क्रमांक भी क्या होगा, समान होगा। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, मुख्यतः 3 समस्थानिक है। ठीक है, 1H1 कितने हैं, 1H1
1H2 और 1H3। जहाँ पे ये नीचे वाला क्या है, परमाणु क्रमांक है, फिर प्रोटॉनों की संख्या, और ये क्या है ऊपर जो दर्शाता है क्या, द्रव्यमान संख्या दर्शाता है। तो देखिए तीनों में प्रोटॉनों की संख्या क्या बराबर है, जबकि इनकी द्रव्यमान संख्या अलग है। और समस्थानिक की परिभाषा ही क्या है, एक तत्व के वे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक तो समान होता है लेकिन उनकी द्रव्यमान संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। तो 30वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या है, सी सही है। ठीक है। डी कह रहा है किसी आयन में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है, तो सीधे तौर पे गलत बात है। ठीक है, गलत कथन है, क्योंकि आयन कब बनता है, या तो इलेक्ट्रॉन उसमें ज़्यादा हो जाए या फिर इलेक्ट्रॉन कम हो जाए। किसकी संख्या से, प्रोटॉनों की संख्या से। उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। अब जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कमी होगी, तब धनायन बनेगा, या फिर इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी तो क्या बनेगा, ऋणायन बनेगा। ठीक है। अच्छा, इस वीडियो में इतना ही रख रहा हूँ, बाकी जो 30 क्वेश्चन हुआ है, बाकी क्वेश्चनों का एक्सप्लेनेशन वीडियो के अगले पार्ट में आ जाएगा। ठीक है। तो इतना उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है। बाकी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए अगले वीडियो को ज़रूर देखिएगा। बाकी इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। ठीक है। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको अच्छा लग रहा है एक्सप्लेनेशन तो अपने अन्य दोस्तों को भी बताएं। और बाकी मैं 10th क्लास का कोर्स, साइंस का कोर्स इसी चैनल पर लेकर आने वाला हूं, अभी नहीं, जब ये मैं एग्ज़ाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्रतिभा खोज परीक्षा ये सभी पेपरों को एक्सप्लेन कर लूँगा। ठीक है। उसके बाद मैं क्लास 10th का कोर्स लेकर आऊँगा। ठीक है। और हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, और न्यूमेरिकल्स आंकिक प्रश्न हैं, मैं बहुत सारे आंकिक प्रश्न कराऊंगा। इतने आंकिक प्रश्न करा दूंगा आपको, कभी दिक्कत नहीं होगी आंकिक प्रश्न करने में, चाहे वो बोर्ड एग्जाम में आ जाए या फिर किसी एग्जाम में। और आपका बेस इतना मजबूत कर दूंगा, फंडामेंटल्स इतना क्लियर कर दूंगा कि आप अगर आगे चल के नीट की तैयारी करेंगे या फिर जेईई एडवांस और मेंस की तैयारी करेंगे, उसमें भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए वीडियोज़ को। और पुराने कुछ लेक्चर मेरे पड़े हैं इलेक्ट्रिसिटी के, कक्षा 10th के, तो आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी प्रश्नों के हल के लिए, व्याख्या के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए आप अगले पार्ट का वेट कीजिए। ठीक है। थैंक यू।